आइए आज इतिहास के एक ऐसे शानदार सफर पर चलते हैं जिसने इंसानों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे हम इंसान सिर्फ जंगलों में सरवाइव करने से लेकर विशाल और ताकतवर साम्राज्यों को खड़ा करने तक पहुंच गए। ये सिर्फ कुछ औजारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारी सभ्यता के बनने की, द फोर्ज ऑफ सिविलाइजेशन। तो बिना किसी देरी के पत्थरों के युग से लेकर धधकती हुई लोहे की भट्टियों तक का ये रोमांचक सफर शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। आखिर वो कौन सा रॉ मटेरियल या कच्चा माल था जिसने छोटे छोटे कबीलों में बटे आदि मानव को बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माता बना दिया? सच कहूं तो इसी एक सवाल में मानव इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे पत्थरों से शुरू होकर बात उस जादुई धातु तक जा पहुंची जिसने दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। देखिए, इंसानों ने जो ये तरक्की की ना, वो रातों रात नहीं हुई। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक एज, यानी हमारा प्रागैतिहासिक काल, जहां सिर्फ पत्थर ही सब कुछ थे। फिर आया चाल्कोलिथिक पीरियड, जब हमने पहली बार तांबे का इस्तेमाल करना सीखा। इसके बाद ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग में दो धातुओं को मिलाकर मजबूत औजार बने। और आखिर में एंट्री होती है सबसे बड़े गेम चेंजर की, आयरन एज यानी लौह युग, जहां स्मेल्टिंग तकनीक ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले कदम यानी प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब धातुओं का कोई अता पता ही नहीं था। ये पूरी तरह से स्टोन एज था। उस वक्त जिंदगी का बस एक ही मकसद था, शिकार करो, गुफाओं में छोटे छोटे ग्रुप्स में रहो और किसी तरह अपनी जान बचाओ। लेकिन इसी मुश्किल दौर में इंसान ने दो सबसे बड़े आविष्कार किए, पत्थर के औजार बनाना और आग जलाना। बस इन्हीं दो चीजों ने पहली बार हमें प्रकृति के सामने थोड़ा सुरक्षित महसूस कराया और आगे चलकर एक जगह बसने की नींव रखी। फिर जैसे जैसे पहिया आगे घूमा, हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के गवाह बने, चाल्कोलिथिक पीरियड यानी ताम्र पाषाण काल। ये वो दिलचस्प वक्त था जब पत्थरों के साथ साथ तांबे की भी एंट्री हो चुकी थी। अब छोटी छोटी झोपड़ियां बनने लगी थीं और शुरुआती खेती वाली बस्तियां दिखने लगी थीं। मतलब इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था, वो धीरे धीरे किसान बन रहा था। वाकई ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था जिसने आने वाले सुनहरे युगों के लिए एक एकदम सॉलिड बेस तैयार कर दिया। और इसके बाद आता है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। अब यहाँ एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। जब तांबे में टिन मिलाया गया तो हमें मिला कांस्य या ब्रॉन्ज। और यकीन मानिए ये तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसका असर एकदम कमाल का हुआ। खेती बहुत तेजी से बढ़ी, व्यापार फैला और सुनियोजित सड़कें बनने लगीं। इसी कमाल की तकनीक की वजह से सिंधु घाटी जैसी शानदार सभ्यताएं खड़ी हुईं, जहां ईंटों के पक्के घर और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थे। अब यहां आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ सकता है, अगर लोहा इतना ही बढ़िया था तो इंसान ने उसे पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी की कमी। देखिए, एक तरफ था ब्रॉन्ज, जिसे पिघलाना काफी आसान था पर वो थोड़ा कमजोर था, और दूसरी तरफ था लोहा, जो बेहद मजबूत और टिकाऊ तो है, लेकिन इसे पिघलाने के लिए भट्टी में एक्सट्रीम हीट चाहिए होती है। उस दौर के इंसानों के पास वो तकनीक ही नहीं थी कि वो आम आग से लोहे को पिघला सकें। लेकिन फिर 1200 ईसा पूर्व के आसपास इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। ये महज एक नंबर नहीं है, ये एक क्रांति है। इसी समय वेस्ट एशिया के अनातोलिया इलाके में इंसानों ने पहली बार भट्टियों और स्मेल्टिंग के प्रोसेस को क्रैक कर लिया। फाइनली उन्होंने वो एक्सट्रीम टेम्परेचर हासिल कर ही लिया जो लोहे को पिघलाने के लिए चाहिए था। और बस यहीं से लौह युग यानी आयरन एज की असली शुरुआत हुई। सच कहूं तो इस एक कदम ने इंसानियत को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया। अब जाहिर है लोहे का ये जादू सिर्फ अनातोलिया तक तो सिमट कर रहने वाला नहीं था। ये स्पार्क धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। सेंट्रल एशिया, यूरोप और होते होते ये भारत तक भी पहुंच गया। अब ये फैलाव रातों रात तो हुआ नहीं था। इसके पीछे ट्रेड रूट्स, कल्चरल एक्सचेंज और हाँ, कुछ हद तक युद्धों का भी बड़ा हाथ था। जैसे जैसे लोहे के हथियार और औजार सफर करते गए, वो अपने साथ नई पॉसिबिलिटीज की एक पूरी लहर दुनिया भर में लेकर गए। अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक समय था जब गंगा यमुना के मैदान इतने घने जंगलों से ढके थे कि वहां बसना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी एंट्री होती है लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों की। उन्होंने इन जंगलों को साफ करना मुमकिन बना दिया। फिर लोहे के हलों ने कठोर जमीन को जोता और रिजल्ट,
खेती में एक जबरदस्त बूम आ गया। लेटर वैदिक पीरियड में इस एक प्रोसेस ने इस पूरे इलाके का भूगोल और इतिहास दोनों ही बदल कर रख दिया। तो जब खेती में इतना तगड़ा उछाल आया तो सोसाइटी में क्या बदला? सबसे पहली बात, खाने की कोई कमी नहीं रही, एकदम सरप्लस फूड। जब खाने की चिंता खत्म हुई तो लोग टिककर एक जगह बसने लगे और देखते ही देखते छोटी छोटी बस्तियां, बड़े गांव और फिर चहल पहल वाले शहरों में बदल गईं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, लेबर स्पेशलाइजेशन। मतलब अब हर किसी को खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, तो कुछ व्यापारी। लोहे ने असल में हमारी सभ्यताओं को फलने फूलने का एक सॉलिड चांस दिया था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ खेती तक नहीं रुकी। लोहे का एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट एक और फील्ड में पड़ा, और वो था युद्ध। ये एक ऐसा सच है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रॉन्ज के मुकाबले लोहे के हथियार कई ज्यादा घातक, शार्प और मजबूत थे। इस एक टेक्निकल एडवांटेज ने सेनाओं को ऐसी ताकत दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब लड़ाइयां सिर्फ छोटे कबीलों के बीच की झड़प नहीं रह गई थीं। वो अब बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच वर्चस्व की विशाल जंग बन चुकी थी। युद्ध अब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास के पन्नों में ही मिलता है। जरा इस पर गौर कीजिए। असीरियन साम्राज्य ने लोहे के हथियारों और एक संगठित सेना के बल पर अपना विशाल प्रभुत्व स्थापित किया। यह ऐतिहासिक फैक्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि उस दौर में लोहे पर कंट्रोल का सीधा मतलब था पावर पर कंट्रोल। असीरियन साम्राज्य इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक एडवांस मिलिट्री तकनीक आपको पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत दे सकती है। खैर, हर बड़े बदलाव के कुछ गहरे सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। जैसे जैसे पैदावार बढ़ी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जमा होने लगे, वैसे वैसे समाज में असमानता यानी इनइक्वालिटी भी बढ़ने लगी। अगर हम बिना किसी बायस के एकदम न्यूट्रल होकर इतिहास को देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि इस नई वेल्थ और लोहे के खजाने का कंट्रोल कुछ खास और ताकतवर लोगों के हाथों में चला गया। और सीधी सी बात है, जिनके पास इन रिसोर्सेज का कंट्रोल था वो सोसाइटी के सबसे पावरफुल लोग बन बैठे। अगर हम भारत की बात करें तो ये सोशल डिवीजन हमें वर्ण व्यवस्था के रूप में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। आयरन एज के दौरान ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड हो गया था। रूलर्स, वॉरियर्स, कारीगर और अन्य वर्गों के बीच की लकीरें अब काफ़ी गहरी होने लगी थीं। और ध्यान रहे, ये सब कोई एक दो दिन में नहीं हुआ। ये उन रिसोर्सेज पर बढ़ते कंट्रोल और एक कॉम्प्लेक्स होती सोसाइटी का ही एक क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट था। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो लौह युग ने एक बेहद ही शानदार और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जो सरप्लस अनाज बचता था, अब उसका इस्तेमाल ट्रेड और एक्सचेंज के लिए होने लगा। व्यापार के नए रास्ते खुलने लगे और सोसाइटी में स्किल्ड कारीगरों की डिमांड तो मानो आसमान छूने लगी। इन सभी चीजों ने मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम खड़ा किया जो आज की मॉडर्न इकोनॉमी का एक तरह से बेस मॉडल था। इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ साथ अब पॉलिटिक्स भी एक नया रूप ले रही थी। जो कभी छोटे छोटे कबीले और ट्राइब्स हुआ करते थे, वो अब मर्ज होकर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल यूनिट्स में बदल रहे थे। भारत में इसी दौर में जनपदों और महाजनपदों का उदय हुआ। और यह सिर्फ बॉर्डर बढ़ने की बात नहीं थी। इसी समय एडमिनिस्ट्रेशन के नए नियम, कानून और यहां तक कि टैक्स सिस्टम्स ने भी आकार लेना शुरू किया। हम कह सकते हैं कि राजनीति ने पहली बार अपना असली और ऑर्गेनाइज्ड रूप इसी दौर में लिया। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी। किसी भी अर्ली टेक्नोलॉजी की तरह शुरुआती लोहे में भी कुछ कमियां थीं। सबसे बड़ा चैलेंज था जंग लगना। इस वजह से उन शुरुआती हथियारों और औजारों की लाइफ काफ़ी कम होती थी। इसके अलावा क्योंकि स्मेल्टिंग के तरीके शुरू में बहुत बेसिक थे, इसलिए लोहे की क्वालिटी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी। कभी कभी ये बहुत सॉलिड बनता था तो कभी उतना नहीं। फिर भी इन सब कमियों के बावजूद लोहे के फायदों ने इसे हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बना दिया था। तो इस पूरे सफर को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि लौह युग यानी आयरन एज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था। ये वो समय था जिसने हमारी खेती को नई रफ्तार दी, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डिज़ाइन किया, लड़ाइयों का तरीका बदल दिया और उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया जो आज भी हमारे काम आते हैं। ये वो दौर था जब प्राचीन शहरों ने फैलना शुरू किया और एक ऐसी दुनिया की मजबूत नींव रखी जिसे आज हम अपनी मॉडर्न दुनिया कहते हैं। टेक्नोलॉजी के इस कमाल के सफर के बाद इतिहास का एक और पन्ना है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अनोखी सभ्यताओं में से एक यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पूरी तरह से एक इत्तेफाक कैसे हो सकती है? आखिर वो कौन सा पल था जब जमीन के नीचे दबे एक विशाल मॉडर्न शहर ने अचानक खुद को दुनिया के सामने ला खड़ा किया?
ये एक ऐसा किस्सा है जो सच में आपके होश उड़ा देगा, और यही मिस्ट्री हम डिकोड करेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक जानने और सीखने के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।